हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार से फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, आज हम एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो आगामी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित, और आपको इस टेस्ट सीरीज़ से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, और PCS लेवल तक और ये UP-SSS या UK-SSS हैं उससे जो प्रश्न आए हैं उनमें जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनसे ही हमने प्रश्न शुरू किए हैं। हमारी आज की टेस्ट सीरीज़ है और आने वाला जो आपका पेट का एग्ज़ाम है उससे संबंधित इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए, और बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को सोल्व करिए, वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, जो सिंधु घाटी सभ्यताओं को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है। देखिए, हिस्ट्री का प्रश्न है ये, और ये इसमें कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्यों से पूर्व आप किस आधार पर रख सकते हैं। लिपि के आधार पर रख सकते हैं, नगर नियोजन के आधार पर रख सकते हैं, या धातु के प्रयोग के आधार पर रख सकते हैं, या मृद भांड के आधार पर रख सकते हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो इसको हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए एकदम जल्दी से सोल्व करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा धातु के आधार पर। आप सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व धातु के आधार पर रख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालिक था। ये पूछ रहे हैं इसमें कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन था। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, ऑप्शन 2 है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, और जो तीसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वर्धमान महावीर। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। जो वर्धमान महावीर हैं वो गौतम बुद्ध के समकालिक हैं। और अगर बात पूछे गौतम बुद्ध व महावीर के समकालिक, महावीर के समकालिक की, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जो बिंबिसार था हर्यक वंश का राजा, वो इन दोनों के समकालिक हो जाएगा। लेकिन इसमें बिंबिसार है ही नहीं, तो गौतम बुद्ध के समकालिक वर्धमान महावीर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ। ये पूछ रहे हैं इसमें दक्षिण भारत में ईसा पूर्व कौन सा साम्राज्य था जो अपने चरम पर था और उसका विकास हुआ। तो देखते हैं, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व जो विकास हुआ था वो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, इन तीनों का, चोल, पांड्य और चेर, ये तीनों राजवंश थे, इन तीनों का ही विकास हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। इसमें कहा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ये पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये तो ख़त्म हो गया है। जो 371 है
विशेष राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो सिक्किम, गोवा है, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 के अनुसार। और जो 395 है निरसन, इसका हो गया है निरसन, यानी कि समाप्त। जो आर्टिकल 395 है ये तो समाप्त हो गया, तो हमारा एक ही आर्टिकल बचता अनुच्छेद 352। इसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन? राष्ट्रपति। इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। जो हमारा अगला प्रश्न है 5, प्रश्न संख्या 5 है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा का राजस्व प्राप्त होता है। ये पूरा जो ऑप्शन है, बीमा, टेलीकॉम, टेलीफोन, शेयर दलाली या कोरियर, इनमें से किस कंपनी में की या किस कंपनी के द्वारा या किसके द्वारा इनमें से सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है भारत सरकार को। तो देखिए, बीमा में, टेलीफोन में, शेयर दलाली में, कोरियर में, किस में? आप कमेंट करके ऑप्शन बता सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टेलीफोन। जो टेलीफोन है उसमें इन ऑप्शन के अनुसार, जो हमारे बीमा, टेलीफोन और शेयर दलाली, कोरियर है, इन ऑप्शन के अनुसार जो सबसे ज़्यादा राजस्व मिलेगा वो टेलीफोन में मिलेगा, टेलीफोन में मिलेगा। और अगर ओवरऑल की बात करें तो उत्पाद शुल्क, जो सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है भारत सरकार को वो उत्पाद शुल्क से मिलता है। और अगर इन ऑप्शन की बात करें तो वो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें ये कह रहे हैं कि साख पत्र दिया जाता है। जो साख पत्र है वो किसके द्वारा दिया जाता है? निर्यातकों द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनियों द्वारा। जो साख पत्र है इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, जो साख पत्र है इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयातकर्ता द्वारा। जो आयातकर्ता है उसके द्वारा ही साख पत्र दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया है कि पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश निकलता है वो किस धातु के प्रयोग के द्वारा निकलता है? तो पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश, ऑप्शन देखेंगे, सोडियम के द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा या रजत चांदी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम के द्वारा ही तेज सफ़ेद प्रकाश निकलता है। और जो पटाखों से हरा प्रकाश निकलता है वो बैरियम के द्वारा हरा प्रकाश निकलता है। और लाल की बात करें, जो पटाखों से लाल प्रकाश निकलता है तो वो निकलता है स्ट्रांसियम की वजह से। लाल प्रकाश निकलता है स्ट्रांसियम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये पूछ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन शब्द है, वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? जो वैक्सीनेशन शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन शब्द से हुई है। और वह किस पशु से संबंधित है ये पूछा गया है इसमें, सुअर से, अश्व से, गाय से या कुत्ता से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गाय से। इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जो लैटिन शब्द है वो है गाय। आगे बढ़ते हैं हमारा प्रश्न संख्या 9 की तरफ। जो हमारा प्रश्न 9 है उसमें कहा गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख को लागू हुआ? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1993 में, उसकी डेट पूछ रहे हैं ये। तो डेट में पहला है कि 28 सितंबर 1993, दूसरी डेट है 25 अक्टूबर 1993, तीसरी डेट दी है इन्होंने 17 नवंबर 1993 और
चौथा ऑप्शन है इसमें 31 दिसंबर 1993। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1993 को जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो इस 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ था। हमारा प्रश्न है अगला, प्रश्न संख्या 10। इसमें कहा गया है कि 10 में जो कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें ऑप्शन 2 में, यह है एशिया का नोबेल। इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल। जो गोल्डमैन पुरस्कार है यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार है इसी को हम एशिया का वैकल्पिक नोबेल कहते हैं। वैकल्पिक नोबेल राइट लिवलीहुड पुरस्कार को कहा जाता है कि वैकल्पिक नोबेल। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। और जो जलवायु कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थुनबर्ग, उन्हीं को यही पुरस्कार दिया गया था, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा प्रश्न है अगला, प्रश्न संख्या 11। उसमें कहा गया है, ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। प्रश्न संख्या जो 11 है इसमें पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो लोथल है। जो लोथल है वो एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या 12 है इसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है। जो दक्षिण भारत में जैन धर्म को लेकर गए थे उसका श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुधर्मण और इंद्रभूति, दूसरा भद्रबाहु और चौथा ऑप्शन है स्थूलभद्र। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो दक्षिण भारत में जैन धर्म लेकर गए थे तो वो लेकर गए थे भद्रबाहु। भद्रबाहु दक्षिण भारत में जैन धर्म को लेकर गए थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ये कह रहे हैं इसमें प्रश्न 13 में कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था। जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उस टाइम की बात है ये, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कण्व वंश का। तो दक्षिण भारत में सिकंदर के हमले के समय नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश का शासन। हमारा प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 14। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। इसमें पूछ रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं, असम में है 7 और जो हमारा अंडमान निकोबार है 9 और बात करते हैं एमपी की, एमपी में 10 है। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अंडमान निकोबार में हो जाएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखिए 15। इसमें ये पूछ रहे हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम, जो राष्ट्रपति शासन है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था। तो बात करें सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पेप्सू यानी कि पंजाब में लगा था और ये बात है 1951 की। 51-52
51-52 की बात है जो पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और पंजाब में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 8 बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और 1987 से लेकर 1992 तक कंटिन्यू 5 वर्ष तक। 1987 से 1992 तक लगातार सबसे अधिक लंबे समय तक भी राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा था, और ओवरऑल टाइमिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और अगर संख्या के आधार पर बात करें तो यूपी में, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और समय की ज़्यादा अधिक लंबे समय तक बात करें तो जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो पंजाब में लगा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16 में पूछा गया है कि भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए, साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरे ऑप्शन में दिया है केरल, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप बताएं इसमें से भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। केरल में 1957 में केरल में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 17, और भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? ये कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र और मशीनरी का निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, और तीसरा ऑप्शन है कांडला, और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो मशीनरी और सूती वस्त्र का सर्वाधिक निर्यात होता है मुंबई बंदरगाह से। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ये पूछ रहे हैं इसमें कि मोडवेट संबंधित है, जो मोडवेट है वो किससे संबंधित है? तो उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर से, धन कर से या आय कर से? ये पूछ रहे हैं जो मोडवेट है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो मोडवेट है वो मूल्यवर्धित कर से संबंधित है, मूल्यवर्धित कर से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जो इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? जो हमारा औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, नागपुर में है नीरिका। जो हमारा नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नीरी का मुख्यालय नागपुर में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और जो लखनऊ है इसी में 20 विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा प्रश्न संख्या 20, ये कह रहे हैं इसमें जो विश्व वन क्षेत्र में किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? तो जो विश्व वन क्षेत्र है उसमें किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, ऑप्शन ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा जा रहा है कि जो है हरगोविंद खुराना का किस क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो हमारे हरगोविंद खुराना है उनको चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह समय की बात है
1968 इस 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा और शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा प्रश्न संख्या 22 है। एक प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रमोचित किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जो हमारे प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसका 1972, 1975, 1976 या 1979। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ये पूछ रहे हैं कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1974 से 1978 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1974 से 1978, वो कब लागू हुई थी? तो और उसका उद्देश्य क्या था? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। देखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था गरीबी हटाओ, और इसी में एक आता था गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। जो गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, नारा तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, लेकिन गरीबी को हटाने के लिए उसके उन्मूलन के लिए जो प्रयास किए गए थे वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। विशेष आहरण अधिकार SDRS किससे संबंधित है? जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है वो किससे संबंधित है? विश्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से, विश्व व्यापार संगठन से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से? तो जो SDRS है वो किससे संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी स्थापना की गई थी 1944-45 में, और जो उसकी मुद्रा है वो SDRS है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, और ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये पूछ रहे हैं कि जो पाली ग्रंथ थे उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है ग्रामक, दूसरा ऑप्शन है भोजक, तीसरा ऑप्शन है ज्येष्ठक और चौथा ऑप्शन है ग्रामपति। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी भोजक। भोजक को ही मुखिया कहा जाता था। तो साथियों हमने इस टेस्ट सीरीज के जो स्पेशल फॉर पैट के लिए है हमने 25 प्रश्न किए हैं, और देखिए सभी प्रश्न बहुत अच्छे थे, एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी। तो आगे भी हम ये टेस्ट सीरीज जारी रखेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।